आज हम लोग उसके आगे सेकेंड चैप्टर डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था 1921 में, और तमाम जो सोशल ग्रुप्स थे उनका पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में होना था। हर एक के अपने अपने अलग अलग एस्पायरेशंस थे। कोई कुछ, किसी की कुछ डिमांड थी, किसी की कुछ डिमांड थी, और सब लोग एक साथ पूरे मूवमेंट में आ गए कि अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और सबने स्वराज पे की कॉल पे सबने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इसका मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट था। आइए देखते हैं कैसे। द मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में वहां पे सबसे पहले मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन शहरों में शुरू हुआ। हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। हेडमास्टर, टीचर्स रिजाइन एंड लायर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। पूरे कंट्री भर में एक उम्मीद आ गई थी कि अब की बार ब्रिटिश रूल खत्म होने जा रहा है। गांधी जी ने कहा हुआ था कि साल भर के अंदर अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़िया से चला तो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे रूल करना मुश्किल हो जाएगा। जो काउंसिल इलेक्शंस थे इसके लिए भी लोग तैयार हो गए कि उसको भी बायकॉट किया जाएगा, सिवाय मद्रास के, जहां पे जो जस्टिस पार्टी थी, जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उनको उनको लगा कि ये काउंसिल में जाने का बढ़िया टाइम है और कुछ पावर भी हो जाएगी। वहां पे साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। पहले भी था, आज भी काफी हद तक है, लेकिन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नॉन ब्राह्मण्स का ज्यादा। क्लियर? जो नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वहां पे रिजर्वेशन भी ज्यादा है। तमिलनाडु में जो पुराना मद्रास था, अब तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां पे 78%, 69% तक रिजर्वेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से नॉन ब्राह्मण्स के ही हाथ में है। और उसी समय मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उनको लगा कि यह अच्छा मौका है पावर को कैप्चर करने का और काउंसिल में एंट्री लेने का, जहां पे अभी तक से ब्राह्मण्स जा रहे थे और ब्राह्मण सारे इसमें आ गए थे स्वराज मूवमेंट में। तो जो इफेक्ट हुआ नॉन कॉपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पर, वो ज्यादा ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट हो गया, लिकर शॉप पे पिकेटिंग शुरू हुई, शराब की दुकानों पे पिकेटिंग जो शुरू होती है, धरना शुरू हुआ। इस वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ज्यादातर उस टाइम पे आदमी ही ड्रिंक किया करते थे, और उसके बाद घर में बवाल, मारपीट, पैसे की बर्बादी, तो महिलाओं उससे बहुत ज्यादा सफर करती थी। तो इसमें उन लोगों का खास तौर से शुरू हुआ, फॉरेन गुड्स का बैकआउट शुरू हुआ और फॉरेन क्लोथ की बर्निंग शुरू हुई बोनफायर में। और इतना फर्क पड़ा कि जो इंपोर्ट हुआ करता था फॉरेन गुड्स का, वो लगभग आधा हो गया 1921 और 1922 के बीच में। और इसकी वैल्यू जो थी वो 102 करोड़ से कम होकर के 57 करोड़ हो गई, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स नॉट फॉरेन गुड्स। तो सिर्फ कपड़ों में ही इतना फर्क पड़ने लगा, और कई जगहों पे जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया, या फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से मना कर दिया। तो इससे जो मूवमेंट था एज द बैकवर्ड मूवमेंट स्प्रेड, और जैसे जैसे बैकवर्ड मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, पीपल जो है बिगन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स इन वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, और लोगों ने सिर्फ इंडियन कपड़े पहनना शुरू करने लगे। उसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी, इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी, इनका भी पूरा सपोर्ट होगा मूवमेंट में, यही लोग फाइनेंस करेंगे क्योंकि इनको उसमें फायदा है। पिकेटिंग मतलब एक खास तरह का ये डिमॉन्स्ट्रेशन होता है जिसमें बाय विच पीपल ब्लॉक द इंट्रेंस ऑफ अ शॉप, उसके सामने सब लोग बैठ जाते हैं, धरना दिया जाता है। और ये जो मूवमेंट था शहरों में ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगा, उसके ढेर सारे कारण थे। क्योंकि जो खादी जो था वो बहुत महंगा था, आज भी बहुत महंगा है, और क्योंकि यह हाथ से पूरा होता है और जो मिलें होती है वहां पे सस्ता कपड़ा बन जाता है।
आज भी आप लोग देखते होंगे, जब भी कुछ भी आप लोग खादी का कपड़ा लेते हैं, कोई खादी सिल्क या कुछ भी, या खादी का कॉटन भी लेते हैं, तो हमेशा महंगा पड़ता है। गरीब लोग उसको अफोर्ड करना मुश्किल है, जब तक कि वो खुद ना बिने, जो गांधी जी कहते थे। खरीदना महंगा है, बनाना इजी है। आपने कॉटन लेकर के सूट बना करके उससे अगर आप कपड़ा बिन लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर है। जितना करेंगे उतना ही बहुत है। हाउ देन दे कुड बायकॉट मिल्क क्लोथ फॉर लॉन्ग। इसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बायकॉट से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। लोगों ने कोर्ट बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, तो अब जो भी आपस के डिस्प्यूट्स है कहां पे सॉल्व हो। बच्चों की पढ़ाई भी बंद होने लगी। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप, जो उसका जगह पे ले सकते थे। ये एक नई डिमांड्स उभर करके आई, जो और यही ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क में आएगा जब ये लोग इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे। दीज वर स्लो टू कम अप, खोले जा रहे थे, लेकिन वो जितने खुलने थे उतने नहीं खुल पा रहे थे। उसी टाइम पे ढेरों स्कूल खोले। So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. तो जब काम नहीं हो पा रहा था तो धीरे धीरे सब लोग जो है उसमें वापस जाने लगे। जो टीचर्स थे उन्होंने भी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिए, बच्चे भी वापस पहुंच गए, स्टूडेंट्स सारे, और वकीलों ने भी धीरे धीरे कोर्ट ज्वाइन करने लगे। ये जो है वो 1921 का साल है। You were a student in a government controlled school, design a poster urging school students to answer Gandhi ji's call to join non-cooperation movement. ये 10th क्लास के बच्चों के लिए एक पोस्टर उनको बनाना है कि अगर 1921 में अगर आप होते तो आप क्या पोस्टर बनाते हैं कि लोग वहां पे ना जाए, इस गवर्नमेंट स्कूल का लो बैकआउट करें। उसके लिए कुछ आइडिया है आपके पास? कैसे पोस्टर बनाते? आपको बनाना है अपने साथ के स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग भी स्कूल ना जाए। 1921 में आप लोग अगर होते तो आप लोग स्कूल का बाइकआउट करते कि नहीं करते? आप लोग तो पहला काम यही करते कि चलो 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 छुट्टी मिली, और वैसे कोई बना देते कि स्कूल ना जाओ भाई, बहुत जिंदगी बहुत बढ़िया रहती है बिना स्कूल जाए। रिबिलियन इन द कंट्री साइड, ये तो हुआ शहर। गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट, वकील, सब लोगों ने छोड़ दिया था। और अब ये कंट्री साइड में, शहर से बाहर, वहां पे अब पीजेंट्स हैं, और जहां पे ट्राइबल्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां पे अब अलग से होता है। आइए हम लोग देखते हैं जहां पे अयोध्या धाम में क्या हुआ, जहां पे आप लोग मौजूद हैं। अवध लिखा है लेकिन वही अयोध्या धाम। अवध पूरा एक एरिया है जिसमें जिसकी कैपिटल बहुत लंबे टाइम तक फैजाबाद रही, बाद में लखनऊ शिफ्ट होती है। अवध में एक आए बाबा रामचंद्र, ये फैजाबाद में ही है ये हमेशा से अयोध्या था, हमेशा से सेंटर रहा, चाहे 1857 का रिवोल्ट रहा हो, चाहे 1921 का हो। जब जब यहाँ पे क्रांति होगी तब तब देश में बदलाव होगा। देखिए अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान में पूरा लोग राममय हो गए हैं इस समय। अब तो कल प्राइम मिनिस्टर भी आ ही रहे हैं, पूरा शहर देखिए एकदम सज के तैयार है। बाकी 22 जनवरी को तो फिर आएंगे ही, वो अलग से प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर 7,000 लोग को इनविटेशन मिला है आने के लिए। ये सन्यासी से जो फिजी में थे एज इंडेंटर्ड लेबरर। फिजी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। एक मूवी है टेबल नंबर 21, उसमें पूरी फिजी की शूटिंग है और रैगिंग से रिलेटेड है, देखिएगा आप लोग। हम तो हर बार आपको 4 पिक्चर का नाम बता देते हैं कौन कौन सी देखनी है, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर थी। द मूवमेंट्स, और यहां पे फिजी में इंडियंस का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है। आप और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है फिजी, एक आइलैंड है, श्रीलंका जैसा समझिए आप, ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो वहीं पे बाबा रामचंद्र
वहीं पे थे, बाद में वहां पर सन्यासी बन गए। यहाँ पे इस एरिया में आप लोग तो, जो लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं है, बड़ी इनइक्वलिटी भरा एरिया है ये, इसीलिए यहाँ पे समाजवादियों का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड भी रहा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत थी, और जो लोग अमीर थे वो लोग ज्यादा अमीर थे। तो उनको वो तालुकेदार या जमींदार जैसे लोग थे और लैंडलॉर्ड्स थे, who demanded peasants exuberantly high rents in the variety of other। तो उनको ढेर सारा पैसा भी चाहिए होता था और मुफ्त में काम करवाते थे जमींदार, जिसको हम लोग बेगारी कहते हैं। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है तो ये सब बंद करवाया जाता, जमींदारी भी खत्म होती है और बेगारी भी खत्म होती है। और फैजाबाद में तो स्पेशली रहा, अयोध्या धाम जिसको हम लोग अब बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, सब लोग यहीं पे रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहा, और मित्रसेन यादव साहब यहाँ पे रहे, बहुत लंबे टाइम तक एमपी भी रहे। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट, तो ये तो बेगार करवाया करते थे लैंडलॉर्ड अपने फॉर्म में, कोई पैसा नहीं देते थे वो लोग। उनके खिलाफ बड़ा भी लोग थे, जनरल पब्लिक में जिसको जो भी तकलीफ देगा उसके खिलाफ लोग हो ही जाएंगे। तो एज टेनेंट हैड नो सिक्योरिटी। अच्छा, उनको कोई ये भी नहीं था कि कब तक काम होगा, बस वो कटाई के टाइम पे, बुआई के टाइम पे वो लोग बुलवा लेते। तब भी बहुत हो गया, आज से लगभग एक 15-20 साल पहले वो जो लोग होते थे आके फिर सब यहाँ पे रिक्शा चलाया करते थे, हाथ वाला, हाथ से रिक्शा चलाते थे और पूरी ताकत से, जिसको बाद में बैटरी वाले रिक्शे बहुत बाद में आए हैं। हाँ हाँ, जिसको आप लोग साइकिल रिक्शा कहते हैं, वो हाथ से ही पूरा चलाना पड़ता था साइकिल। दो लोग पीछे बैठे हुए हैं, एक आदमी अपनी ताकत से लेके जा रहा है। ये क्योंकि उनके पास गांव में काम नहीं था, बस बुआई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे काम हो गया, बाकी कोई काम नहीं था। के शहर में रिक्शा चलाते और बहुत कम पैसे पे चलाया करते थे, ये दिल्ली के रेट नहीं थे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, और जो उन्होंने कहा कि साहब ये रेवेन्यू कम किया जाए और बेगार खत्म किया जाए, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है, जो लोग दुष्ट लैंडलॉर्ड थे, दुष्ट जमींदार थे, उनको सोशल बाइकआउट किया जाए। और ये नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड और द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन, कि ये नाई और धोबी, इन लोगों ने बाइकआउट किया, क्योंकि आप लोग बेगार करवाते हैं, पैसा देते नहीं। तो नाई धोबी बाइकआउट यहां पे हुआ अवध में। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। ये पूरा अवध का जो एरिया रहा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल था, यहाँ के लीडर वही थे। यहाँ के गांव गांव में वहां पे गए, जवाहरलाल नेहरू गए, ये बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने, और हाँ, गांव वालों से बात किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा, और अक्टूबर में उन्होंने एक अवध किसान सभा बनाया। ये नोट कर लीजिए, अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। हाँ भाई, मतलब अब अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं भी आप अगर कर रहे हैं तो भी 1920 में जब पूरा मूवमेंट चल रहा है, तो ये अवध किसान सभा बनी। उसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ वो जो बाबा रामचंद्र भी थे, और एक महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस खुल गई गांव में, अवध के गांव में, पूरे रीजन में। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या धाम, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सब अवध में आएगा। अब एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर आप पीजेंट होते यूपी में 1920 में, हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू गांधी जी's कॉल फॉर स्वराज, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अगर आप 1920 में यहाँ पे आप पीजेंट होते तो आपने स्वराज की, गांधी जी ने कहा कि स्वराज है, तो आप क्या करते?
उनके साथ जाने, उन्होंने कहा तो जो करना हो वहीं पे करिए, उनके साथ नहीं जाना था। किसी ने भी पूछा जैसा उनके साथ चले जाते, अरे उन उस पे आप क्या करते? अरे पीजेंट हैं भाई, आप मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं। हाँ, टैक्स तो आपसे जबरदस्ती लिया जाता था, टैक्स देना बंद करने का कोई सीन नहीं था। यही तो डिमांड थी कि टैक्स कम किया जाए, कम किया जाए। काम करना बंद कर देते, और अरे तो अगर बुआई बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो आप भूखों मरेंगे। लैंडलॉर्ड के खेतों में, आपकी अपना तो कोई खेत है नहीं, तो वो जो आपको मजदूरी मिलती थी फिर वो भी आपकी बंद हो जाती। इसी बात को तो जमींदार वगैरह से फायदा उठाते थे। अच्छा, एक जने कह रहे हैं कि खराब काम कर देते, नहीं बेटा, एक पूरा ग्रुप बना सकते थे कि कब कोई काम नहीं करेगा, अकेले नहीं होगा। जब सब लोग पूरा ग्रुप मिलकर के हो जाता है, और हम लोग के पास जो जो जमीनें हैं, जो छोटी छोटी जमीनें हैं, ये हम लोग मिल करके काम करते हैं। कुछ इस तरीके का कुछ लोग, उन लोगों का था कि जो छोटी जमीन वाले वो लोग इकट्ठा हो जाए और जमींदार से वो लोग ग्रुप बार्गेन करें कि भाई हम लोगों को ज्यादा चाहिए। द एफर्ट तो एक ये था। और 1928 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी गुजरात में, अहमदाबाद में। अब तो भगवान राम की इससे भी बड़ी बनने जा रही है अयोध्या में, आपके शहर में। तो लेट द पीजन मूवमेंट इन बाराडोली, तो एक पीजन मूवमेंट उन्होंने बाराडोली में शुरू किया था, लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में, जिसको बाराडोली सत्याग्रह बोलते हैं। एक ये तालुका है गुजरात में। ये भी बहुत सफल रहा वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में, और बड़ी सिंपैथी मिली, पूरे सबने अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी सी बात है, इस तरह के मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया चलने चाहिए। तो जो एफर्ट जो कांग्रेस के थे कि इंटीग्रेट किया जाए अवध के पीजन्स को इनटू द वाइडर स्ट्रगल, ये सब सारी बातें 1920 में हो रही हैं, सिविल ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू होने के पहले। तो बेस बन चुका है बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, और क्या उन्होंने क्या बनाया था, अवध किसान सभा, ठीक है, जिसकी 300 ब्रांच इस पूरे रीजन भर में बन गई थी कि इनको भी इस मूवमेंट में हम लोग शामिल करें। तो जो एफर्ट था कांग्रेस का कि तो इसमें किया जाए, और पीजन मूवमेंट एंड as the movement spread in 1921, ऊपर से ना, हाँ, इंटीग्रेट, तो जो पीजन मूवमेंट था हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, लेकिन तो कांग्रेस लीडरशिप उससे बहुत खुश नहीं थी, इस तरह के पीजन मूवमेंट से। क्यों नहीं खुश थी? कांग्रेस लीडरशिप में, कांग्रेस में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही, जो जमींदार जो थे वो भी उसका पार्ट थे, कांग्रेस के वही मेजर पार्ट थे। तो वो कांग्रेस में उसका वो विरोध करते थे कि साहब आप लोग हम ही लोग के अगेंस्ट में काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। और जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो थे, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र या सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के जो भी लोग थे, वो लोग जो नई ब्रीड थी, वो लोग कहते हैं सब सबके साथ काम करना, सबको लेकर के चलना है। और जमींदारों ने बहुत इंजॉय कर लिया है, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। भाई आपके खेतों में काम हो रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, बात गलत है। As the movement spread in 1921, the house of the तालुकेदास and the merchants were attacked, और प्लस अटैक भी शुरू हो गए, और बाजार भी लूटे जाने लगे, एंड ग्रेन होल्डर्स वाज टेकन ओवर। और जो ग्रेन होल्डर्स मतलब जो जिनके गोदाम होते थे, वो भी लोग लूटने लगे, करने लगे। आप लोग पुरानी पिक्चरें देखिएगा,
पहले जमाने में ये जमाखोरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लोगों के पास खाने के नहीं, ये चीजें नहीं है, उनके गोदाम में अनाज भरा रहता था, तो इसलिए उस अनाजों को, इसलिए उन गोदामों को लोग लूटना शुरू करते थे। बहुत सारे, कोई भी पुरानी पिक्चर आप लोग देखिएगा 1970s की चीजें में, उसमें हमेशा ये मेन प्रॉब्लम रहती थी कालाबाजारी की। In many places, local leaders were told peasants that Gandhi ji had declared that no tax were to be paid and land has to be redistributed among the poor. और जमीन जो है सबके बीच में दोबारा बांटी जाएगी। The name of the Mahatma was being invoked to sanction all actions and aspirations. अच्छा, ये सारी चीजें लोग महात्मा गांधी के नाम पर करते थे कि गांधी जी ने ये कहा हुआ है, क्योंकि गांधी जी की को लोग बहुत मानते थे। गांधी जी को लोग बहुत मानते थे, वे राष्ट्रपिता हुए, आज भी नोटों पे उनकी फोटो है। और केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बहुत इज्जत है। उस टाइम पर उन्होंने किया जबकि सारी दुनिया में लोग हथियार उठा रहे थे, इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में जितने भी कॉलोनीज थी वहां पे, वो चाहे, ठीक है, इस पर हम लोग आप लोग से बातचीत सोचे कि उस टाइम पे गांधी नॉन कॉपरेशन, मतलब गांधी ने नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, सर गांधी जी ने कहा कि सब जमीनें ले ली जाएंगी और सबको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और आप लोगों, और कोई टैक्स वैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों को लगता था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोग नेशनल मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। इस बात पर भी लोग नाराज थे। ऊपर कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, ऊपर वाली, ये लोकल लोग, यहां पे जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने ये बात फैला दी थी। क्लियर? लोकल लीडर्स, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और भी तमाम लोग उसी टाइम के। और ये यहां की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और 6 जनवरी 1921 में पुलिस ने यूपी में, उसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, अब तो नाम यूपी वैसे ही रह गया, अब नाम वैसे उत्तर प्रदेश पड़ गया। तो वहां पे फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली, पुलिस ने में पीजेंट्स के ऊपर गोली चला दी। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, जवाहरलाल नेहरू वहां जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने रोक दिया। एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस्ड द पीजेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम, और नेहरू जो थे वो बहुत नाराज हुए, जो उनके पास पास लगाए थे उनको उन्होंने भाषण दिया। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग। और बाद में ये सर्वपल्ली गोपाल, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बायोग्राफी में कोटेड इन सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ये सर्वपल्ली गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की एक बायोग्राफी लिखी हुई है, उसमें उन्होंने ये इंसिडेंट्स बताते हैं कि ये कैसे नेहरू जी ने इस इंसिडेंट्स को, जो रायबरेली में पुलिस ने पीजेंट्स पे जो गोली चलाई थी, उसके बाद, और उनको जाने नहीं दिया गया था। 1921 में they behaved as brave men, बहादुरों की तरह रहे, शांत रहे, unruffled in the face of danger, और खतरों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। I do not know how they felt, but I know what my feelings were. मुझको नहीं मालूम उनको कैसा लगा, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स थी उस समय की, my feelings were, for a moment my blood was up, गुस्से में आ गए थे, ब्लड हो गया। नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगेटन, नॉन वायलेंस भूल गया, एकदम भूल गए, बट फॉर अ मोमेंट ओनली, लेकिन बस एक क्षण के लिए गुस्से में आया। लेकिन फिर लगा कि नहीं, उनको लगा कि अब हम भी क्रांतिकारी बने, नेहरू जी को एक क्रांतिकारियों को एक अलग, अभी हम लोग आएंगे एक क्रांतिकारियों पर भी हम लोग बात करेंगे, बट फॉर अ मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए ही ऐसा लगा। और द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर who by God's goodness और जो ग्रेट लीडर के जो थॉट थे, जो भगवान की दया से has been sent to lead us to victory, came to me and I saw the Kisans seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed. उन्होंने कहा जब मुझको गुस्सा आया था तो ये मेरी कमजोरी थी,
और जिन लोग को मैं भाषण दे रहा था, नेहरू जी के अपने शब्दों में, कि भगवान की दया से बच गए, मैं तो गुस्से में था, लेकिन जो किसान थे, जिनके भाई, बेटे, पिता, चाचा जो मारे गए थे, वो लोग शांत बैठे हुए थे, वो लोग लेस वायलेंट थे, वो लोग एकदम वायलेंट नहीं, तो एकदम शांति इनको लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो वीकनेस आई थी, वीकनेस में आदमी उल्टी सीधी बातें करना शुरू करता है, एग्रेसिव होता है, गाली देता है। उन्होंने कहा ये एक थॉट है। उन्होंने वो लोग ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी और नॉन वायलेंस। उनके बाद हमने उनको नॉन वायलेंस के बारे में उनसे बात करी। आई नीडेड द लेसन मोर देन दे। उन्होंने कहा लेकिन जितने वो तो शांत थे, लेकिन जो बोल रहे थे मैं अपने लिए बोल रहा था। अक्सर होता है जब आप किसी को समझा रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो आप उससे ज्यादा आप अपने को समझा रहे होते हैं। ठीक, जैसे सुबह उठना चाहिए, हर आदमी दूसरे से कहता रहता है, बेसिकली वो अपने से कह रहा होता है कि भाई सुबह उठना चाहिए। एंड दे हेडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स्ड। और उसके बाद वो लोग शांति से सब लोग अपने वापस चले गए। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, वो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने स्वराज की आइडिया जो गांधी जी की थी, उसको उन्होंने अपने तरीके से देखा। देखिए, स्कूल कॉलेज वालों ने अपने तरीके से देखा, वकीलों ने अपने तरीके से देखा, अवध के जो किसान थे, जो मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने दूसरे ढंग से देखा, जो छोटे किसान थे, और ट्राइबल्स ने अब अपने तरीके से देखा। एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ 1920s में। गोरिल्ला समझते हैं ना, गोरिल्ला युद्ध ये शिवाजी ने शुरू किया हुआ था, गोरिल्ला वॉर। ये भी एक लड़ने का तरीका होता है, गोरिल्ला के तरीके से छुप के रहते हैं और अटैक करके अपना काम करके फिर सब जंगलों में जाके छुप जाते हैं, गोरिल्ला वॉर। और बहुत बहादुर होते हैं, पूरी ट्रेंड होते हैं, जिसको लोग कमांडो है। कोई पूछ रहा है कि नक्सलिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। बेटा, नक्सलिज्म को हम लोग जिस सिस्टम में हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नक्सलिज्म इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट। इसलिए उनको हम लोग गोरिल्ला हमने नाम दिया शिवाजी के साथ। गोरिल्ला वॉर जो है वो मतलब इंडिया में जिसको हमने उसके पहले नाम दिया कमांडो, उनको हम नक्सलिज्म से हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग को उनको हम लोग वो एंटी नेशनल है, क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी चीजों को पाने के लिए जो भी उनके थॉट्स हैं उसके लिए उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और हथियार उठाए हुए हैं, और इंडियन पुलिस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस से ही पूरी लड़ाई है। जो भी उनके थॉट है कि साहब ये ट्राइबल एरियाज में इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी है, लेकिन ये सारी बातें पीसफुल प्रोसेस से भी की जा सकती हैं। अब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था, ट्राइबल एरियाज में, जहां पे इन पे नक्सल्स का ज्यादा प्रभाव, बहुत कम वोटिंग हुई, 3% 4% वोटिंग छत्तीसगढ़ में। Sorry, not a form of struggle that the Congress had approved. बेटा, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। जब रशिया था, जब यूएसएसआर था, तब एक पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेशन था, तो ये एक्सट्रीमिज्म था, नक्सलिज्म, कुछ माओ जैसा, कुछ वैसा था। लेकिन अब जब ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, हम लोग के सोचने समझने का ढंग अब अलग हो चुका है, तो अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत हो गई, क्योंकि हमको पीसफुल रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि वहां पे हम लोग उसके बारे में फिर कभी बात करें, अभी आप लोग की उम्र नहीं हुई है उसको
हमने सुनने के लिए। तो नॉट अ फॉर्म मिस्टर द कांग्रेस कुड हियर। अच्छा, अब ये फॉरेस्ट रीजन में चले गए, तो हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट had closed a large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect valuable fruits। अब यहां से देखिए थोड़ा सा हम लोग बात फिर से समझते हैं। जहां जहां भी कॉलोनीज बनी तो उसके पहले था, ब्रिटिशर्स के आने के पहले था, जो जंगल जो था वहां पे ट्राइबल्स रहते थे, वहां से सारे वो लोग चीजें वो लोग उठाते थे। वो लोग गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, और उसमें और फॉरेस्ट में उन्होंने कॉमर्शियल तरीके से प्लांटेशन किया। कोई पूछ रहा है कि अभी भी वैसा ही है? जी हाँ, अभी भी वैसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में उसने गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहां भी वही किया था, लेकिन अभी मुश्किल से 2-3-4 साल पहले, हमको एग्जैक्टली हमको नहीं याद आ रहा है लगभग, मतलब लेकिन बहुत रिसेंटली ही है, 4 साल पहले पूरा उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, ट्राइबल जो है ये जो फॉरेस्ट है ये ट्राइबल्स के लिए है, इसके सारे फ्रूट्स उनको मिलने चाहिए। हम लोग के अभी भी ऐसा नहीं है। दो ट्राइबल्स है जो पूरे जंगल भर में, तो उनको बड़े छोटे से एरिया में कन्फाइन कर दिया गया कि आपका गांव है, इतनी इतनी जमीनें हैं, प्रोटेक्टेड है, लेकिन पूरे जंगल अलग चीज था, एक छोटा सा एरिया मिल गया है। तो जीवना, तो वहां पर वो लोग, उनको लगता था कि हमारे यहां से सारी चीजें निकल गई, तो वो लोग के पास अलग गुस्सा था। और उस तरीके की उन लोगों की स्कूलिंग वगैरह में नहीं होती है जो यहाँ पे होती है, जो आप लोगों की हो रही है शहरों में, ट्राइबल्स एरिया में। उस तरह की स्कूलिंग ना होने की वजह से एग्रेशन ज्यादा है। और एग्रेशन क्यों ना हो भाई? आप तो मतलब उनको शेरों से लड़ना है, उनको भालू से लड़ना है। अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो उनके शेर उनके गांव में आकर के लोग लेके जाने लगेगा। तो हमेशा जो भी ट्राइबल्स एरिया के जो भी लोग रहते हैं वो जानवरों पर भारी पड़ते हैं, है जो शेर उनके गांव में नहीं आता है। उसको मालूम है, शेर को भी मालूम है कि हमको यहां तक रहना है, और इसके बाद से ये ह्यूमन सेटलमेंट है, हु आर मोर पावरफुल। कभी चलेंगे आप लोग के साथ, यहाँ पे बलरामपुर के पास एक, हमने आप लोग को बताया भी था कि एनजीओ में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, वो ट्राइबल एरिया में ही है। तो वहां उनके गांव तक भी शेर नहीं आता है, दूर से दिखाई पड़ जाता है। ये नेपाल बॉर्डर पे है, शेर है, हाथी भालू नहीं नहीं घुसते। बहुत ही अच्छी एरिया है, नेचर के पास है। तो अब तो धीरे धीरे बहुत सारे, अब तो लाइट भी आ गई है, इंटरनेट भी हो गया है, लेकिन आज भी वहां घरों में दरवाजे नहीं है। मतलब अगर हैं भी तो लोग ज्यादा तो खुले ही रखते हैं, बंद नहीं करते हैं। दरवाजे हैं, ये नहीं कह रहे दरवाजे नहीं है, लेकिन हम लोग तो वहां पे जब भी रुकते हैं तो दरवाजा खुला ही रहता है। रूम बन गए हैं, लेकिन रोड उस होने के वहां पे कार नहीं जा सकती है। हाँ, थारू कम्युनिटी वाले हैं, लेकिन 2 तरह के थारू कम्युनिटी है। नेपाल वाले डेवलप्ड है, और जो 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 बाकी जो ट्राइबल एरिया जो इंडिया में है वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। जो वहां जो नेपाल के जो थारू कम्युनिटी, वो लोग मतलब बहुत प्रॉस्पेरस भी है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे उस सिविल सर्विसेज के लिए, सिलेक्शन भी हो गया, तो उन्हीं लोग के साथ बाद में मिलकर हम लोगों ने शुरू किया था, उसी के गांव में, एजुकेशन से रिलेटेड। फिर बाद में उसने वो जबरदस्ती एजुकेशन में था, हम स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, तो फाइनली अभी हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट अभी वहां पे हुआ है आर्चरी में। आप पूछ रहे हैं गए नहीं थे, अरे आप लोग के चक्कर में कहाँ जा पाते हैं। नॉट ओनली विद
not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. केवल लाइवलीहुड ही उनकी नहीं अफेक्ट हो रही थी, उनके जो राइट थे वो खत्म हो रहे थे, जो सदियों से चले आ रहे थे। उनका अपना इलाज का सिस्टम है, पत्ती है, ये पत्ती लगानी है, पत्ती नहीं लगानी है, बहुत अच्छा है, दवाएं नहीं है, एकदम हेल्दी लोग। When the government began forcing them to contribute बेगार for road building, अच्छा जंगलों में वो गवर्नमेंट को अपने लोगों के लिए रोड बना रही थी। तो जहां तक गवर्नमेंट का है, जहां पे गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहां तक रोडें रहती हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर रोड बनाती है, तो अपने और उस रोड बनाने में उनसे बेगार करवाया जाता था। द हिल पीपल रिवोल्टेड, ट्राइबल भी थे और ये हिल एरिया में भी, तो वहां पे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a victory of special powers, that he had a variety of special power. इनका नाम नोट कर लीजिए आप लोग, एलूरी सीताराम राजू। ठीक, तो इन्होंने कहा कि इनके पास कई बड़ी स्पेशल पावर्स हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को ये एकदम ठीक बता सकते हैं और लोगों को ठीक भी कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। कौन सी मूवी बता रही हो? कांतारा। कांतारा कोई मूवी का नाम है। अच्छा, जिसके डांस को ऑस्कर कुछ मतलब, हाँ वो दूसरी थी। चले गुड, हमने आप लोग को इतनी मूवी बताई, कम से कम एक मूवी तो आप लोग भी हमको बताई, कांतारा। तो एलूरी सीताराम राजू हम तो देख लेंगे। क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। तो वो जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के ठीक कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकते थे। और ये एक्सजरेशन हो गया कि अब वो बुलेट शॉट्स को भी वो उनके ऊपर बंदूक की गोली भी असर नहीं करती। और कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिवर्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, और लोगों ने उसको भगवान मान लिया। ठीक, तो जो राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, तो राजू ने महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बात किया, एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड पर्सुएटेड पीपल टू वियर खादी, और लोगों से कहा कि आप लोग भी खादी पहनिए। और वो महात्मा गांधी से उन्होंने कहा कि उनको बहुत इन्फ्लुएंस हुए। और एक खास बात है कि खादी पहनिए और ये शराब पीना बंद करिए। इन सब एरियाज में ये लोग अपने को शराब बनाते हैं। ठीक, जो हमने कहा भी था, चीजें भी कहा था, देखिए बड़ा शराब पीने को मना किया गया था, लेकिन लोग पीते हैं और बस ठीक तरीके से होता है। जैसे कि जो शराब बनती, जैसे कि गोवा में फेनी बनती है और बहुत महंगी बिकती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। उसकी वजह से वहां बड़ी प्रॉस्पेरिटी है गोवा में प्रॉस्पर होने के बहुत सारे रीजन से एक ये भी है। तो उसी तरीके से जो इन लोगों की जो लोकल बनती है, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, उन्होंने मना किया था, इसको भी अगर ठीक से मार्केटिंग किया जाए। और वो जो ड्रिंक्स होती है, लोग बताते हैं, जो लोग पीते हैं, कि वो बहुत एग्रेसिव नहीं होती है, दैट मेक यू काम। लोकल उनके बनाने के तौर तरीके, बस है कि चीजों की मार्केटिंग नहीं होती है, और ना ही उस तरीके के गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाते हैं, क्योंकि भाई बात तो अपने आप में गलत ही है। हम लोग गांधी के देश में रहते हैं, तो अब लेकिन भाई अगर गोवा है, अगर तो जो यहाँ भी जो ट्राइबल एरियाज की जो इस तरह की खास चीजें हैं, उसको भी प्रमोशन होने चाहिए। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force. ये बात शुरू हो गई, तो कहते थे लेकिन जो
आजादी जो है ब्रिटिशर्स से वो बंदूकों से मिलेगी, नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बंदूकों से आजादी हो सकती थी? द गॉर्डन रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन पर अटैक हुए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश हुई, गॉरिल्ला वॉरफेयर हुआ स्वराज अपनाने के लिए। कुछ लोगों ने ये भी तरीके अपनाए। स्कूल अपना, स्कूल का बैकआउट शहरों में, फॉरेन लेकर की दुकानों पे धरना, वुमेन्स खादी का प्रमोशन, फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार, इंडियन क्लोथ्स का मतलब ज्यादा बिकना, उसको बूस्ट मिला था। अवध में जमींदारों के खिलाफ हुआ, तालुकेदारों के खिलाफ हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। जंगलों में हम लोग ने अभी बात किया था, ये राजू साहब हुए, इसके बीच में भी कुछ हुआ था। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हो रहे हैं, अब आप एक बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ रही हैं। अब इनका कहना है जो सवाल एक्चुअली बहुत सारी चीजें आप रिकॉर्ड हो नहीं पा रही है, तो उन लोगों के लिए खास करके जो बच्चे यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, तो क्वेश्चन इनका यह है कि सर उस समय वर्ल्ड में बाकी जगह पे क्या हो रहा था, क्या वहां भी नॉन वायलेंट तरीके से हो रहा था कि वहां पे वायलेंट तरीके अपनाए जा रहे थे, और जहां पे वायलेंट तरीके अपनाए जा रहे थे क्या वहां पे आजादी मिली? 1920 में, 1920 उसके पहले आसपास। आपका इशारा किधर है समझ रहे हैं? ये पूजा है, ये सिविल सर्विस दे रही हैं, और ये सीधी सी बात जो हमसे कह रही हैं कि सर थोड़ा सा कम्युनिज्म पर भी बात कर लीजिए। यूएसएसआर बना है, कम्युनिस्ट कंट्री बनी है, तुरंत बनी है, अभी 1917 में बनी है, और वहां पे भी आर्म्ड रिबेलियन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और एक आइडियल सोसाइटी बनी। हाँ, उस थॉट ने एकदम इन्फ्लुएंस किया। जवाहरलाल नेहरू जो उनके बारे में बता रहे थे, जो अवध में कर रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जमींदार नहीं रहेंगे, जो तो रशियन रिवॉल्यूशंस ने एक नई पूरी सोसाइटी बनाई, एक नया थॉट दिया, पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेशन हुआ। जार से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं था उस समय, उनको हटाया, पूरे रिलीजियस हेड्स हटा दिए गए। रिलीजन को लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे एक ही रिलीजन है, कम्युनिज्म। और समय के हिसाब से बदलाव था, ये कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी वहां पे हुआ, और भी तमाम कंट्रीज में हुआ। ची गोवेरात हुए, कई कंट्रीज में हुआ, फिडल कास्ट्रो भी हुए बाद में, बहुत बाद में, तो हिंदुस्तान की आजादी के समय की है। माओ आए चाइना में, और इन लोगों का सोचना था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, पावर बंदूक की नली से निकलती है। लेकिन बेटा बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे। पूजा ये भी कह रही है कि सर महात्मा गांधी को ये ऑप्शन बेटर लगा होगा। बेटा बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरीज हुए नहीं थे या हो नहीं रहे थे। उनका योगदान की बात तुम कह रही हो, उनका योगदान तो बहुत योगदान नहीं थे बेटा, वो हमारे हीरो थे, नो डाउट। आज भी हम लोग कोई भी एक नाम हम लोग ले लेते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस भी, खैर सुभाष चंद्र बोस उनने कोई उस तरीके का नहीं किया, लेकिन तभी आर्म्ड रिवॉल्यूशन पूरी सेना लेकर के आ रहे थे। लेकिन भगत सिंह लोगों ने तो 23 साल की उम्र में लोग तो फांसी के कंधे पे चढ़ पे चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह 1897 से ही शुरू हो गया था। और अरविंदो घोष ने तो बहुत बड़ा काम किया है। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, एक उसके ठीक पहले जहां पर लोग बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में गदर मूवमेंट भी हो चुका है। अमेरिका से और कनाडा से लोग यहाँ पे आए थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह उसमें थे, पार्टिसिपेट किया था। और लाला हरदयाल साहब ने, भीखाजी कामा, ऐसा नहीं कि एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा था और इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा था। इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा था। और लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए उतने लोगों को लीड करना, गांधी ने एक नए तरीके अपनाए, नॉन वायलेंट, और उतना ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं मरे जितना किसी और कंट्री में मरे। तो अब इंडिया के हिसाब से हो सकता वही सुटेबल रहा हो। हम लोग के, वो लोग बड़े लोगों के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग इन स्थितियों में नहीं है कि उन समय की परिस्थितियों में क्या रहा, लेकिन हम एनालाइज कर सकते हैं। एक मूवी है, फिर आप लोग को देख लीजिएगा, या अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। वाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह ने लिखी, वाई आई एम एथिस्ट। और उन्हीं पे एक, भगत सिंह पे कई मूवीज बनी। उसमें एक जिसमें अजय देवगन भगत सिंह का रोल करते हैं। वो कहते हैं कि साहब दो तरीके से आजादी मिलनी है, एक जो गांधी के तरीके से मिलेगी वो दूसरी आजादी होगी। अंग्रेज चले जाएंगे और कुछ दूसरे लोग आकर के डोमिनेट कर जाएंगे। और भगत सिंह कहते थे हमको ये आजादी नहीं चाहिए। एक पूरा प्रोसेस उधर था। इवन 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, जब जवाहरलाल नेहरू जब अपनी ट्विस्ट विथ डेस्टिनी का जब भाषण दे रहे हैं, तो तमाम जगहों पे विद्रोह हो रहा है कि ये आजादी अधूरी है। इक्वलिटी की बातें हुआ करती थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। आप लोग तो एक ठीक स्थितियों में हैं, लेकिन आज भी हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से खाना दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात, तो खाना मिल रहा है, कम से कम खाना मिल रहा है, स्कूल जा रहे हैं, हो रहा है। लेकिन वो एक हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड, जो वो थोड़ा सा जीवन है, 50, 100, 70 साल, 80 साल, जितना भी हो जाए, उसी टाइम पे कुछ लोग स्वीडन में भी हैं, वो लोग दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या बोले हम उसके बारे में। ठीक, हम लोग वापस कोर्स पे हम लोग आते हैं। हाँ, लेकिन रिवोल्यूशनरीज जो थे, इनका ये सबके मन में इच्छा तो भर देते थे, और बनना इतना आसान नहीं होता है। हर आदमी, जो भगत सिंह सब लोगों को पसंद है, लेकिन अपने घर के लोगों को भगत सिंह लोग बनाने को कब नहीं तैयार थे। उसके लिए वो दूसरा ही पूरा जज्बा होना चाहिए। तो ठीक भी साहब, भगत सिंह उन लोगों में से जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे पूजे जाते हैं भाई, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो ये ट्राइबल मूवमेंट जो वॉर पे हम लोग वहां तक हम लोग चले गए, तो ये जो राजू जो थे वो कैप्चर्ड भी हुए, और 1924 में इनको फांसी भी दे दी गई। वो और समय के साथ वो एक फोक हीरो हुए। स्वराज इन द प्लांटेशन, वर्कर्स की अपनी एक समझ थी महात्मा गांधी और नोशन ऑफ स्वराज की। हर आदमी अपने ढंग से देख रहा था कैसा स्वराज होगा, जिसको जो चाहिए तो उसके हिसाब से। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में,
प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन। असम में जो प्लांटेशन वर्कर टी, यहाँ पे बेटा जो पूरा था, ये टी के पेड़ में बहुत फायदा था, आज भी बहुत फायदा है। जो बढ़िया वाली चाय है, जो बढ़िया वाली जो चाय है, उसकी कीमत ही 10,000 रुपए किलो से शुरू होती है। चाय वही होती है, वो सब बाहर फॉरेन चली जाती है, और टोटल आज भी इंग्लैंड की कंपनियां हैं वहां पे। और एक मूवी है कर्ज, कभी देखिएगा, उसमें टी प्लांटेशन का दिखाया गया, हाँ, उसमें वो टी प्लांटेशन के पूरा दिखाया गया है। हमारी जान पहचान की कुछ, लेकिन हमारी एक स्टूडेंट है, उससे वो जल्दी आप लोग की मुलाकात करवाएंगे, अभी अयोध्या आने जा रही है। तो उसका हस्बैंड वहीं पे साइंटिस्ट है टी बोर्ड में। उसके साथ हम लोग चाय की बात हम लोग अलग से करेंगे, टी बोर्ड में क्या कैसे हो रहा है, क्या कहानी है। और जो लगभग बाउंडेड लेबर के तरीके से काम करवाया जाता है, और एकदम बहुत कम पैसे दिए जाते थे, घर वापस नहीं जाने दिया जाता था। बिहार उड़ीसा से लोग आते हैं बाउंडेड लेबर के तरीके से। अब तो बहुत ठीक हो गया है, इसमें नो डाउट बहुत प्रोग्रेस हुई है। और उनको था कि सब जो उनके लिए मतलब था फ्रीडम का, when the right to move freely in and out of the confined in space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the villages from which they had come. जो बार आ जाते तो उनको वापस जाने को नहीं मिलता था, एकदम कैदी के तरीके से रखे जाते थे। रुपए घर पहुंचने के बाद नहीं बेटा, जहां रुपए कुछ घर पहुंचने के बाद, तो कुछ भी पहुंचने का मतलब कितना घर पहुंचे थे। जो लेबर जो है यहाँ पे आया हुआ है, लगभग ना के बराबर पैसे मिलते हैं, और कंपनी लगाने कितना पैसा कमाती है। ये सब जो जैसे दिलमास जैसी कंपनियां, कि भाई वहां पे और ज्यादा गरीबी, चलो कोई खाने को ही मिलेगा, और एक बार, अब पहले तो मालूम नहीं कि जाने के बाद फंस जाएंगे इतना। हाँ, जाने के बाद लौट को आना नहीं है, क्योंकि जाएगा तो बताएगा कि वहां पे तो सब उतना अच्छा नहीं, यहाँ पे आके के सपने दिखा के लोग लेके चले जाते थे। पूरी दुनिया भर में तो सब जगह लेबर गए हुए थे। बाबा रामचंद्र भी लेबर ही तो थे, कनाडा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हर जगह लोग जाते थे लेबर बन के। लेकिन यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब थी। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जो प्लांटेशन में जो वर्कर्स थे, इन लोगों ने लगे विद्रोह सा करा कि हम लोग को वापस जाना है। और अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन 1859 में। अरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब खत्म होती है, जब इसकी मोनोपोली जब खत्म की जाती है, तो उन्होंने टी और ट्रेड विद चाइना अपने पास रख लिया था। इन दोनों में बहुत ज्यादा फायदा था। कितना बोल रहे, 1813 में। When they heard of the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जो सुना, तो उनको 2,000 वर्कर्स जो थे, उन्होंने अथॉरिटीज को डिफाई किया, प्लांटेशन को छोड़ दिया, और अपने घर की तरफ निकल के, यहाँ था स्वराज आ गया। वो लोग घर नहीं जा पाते थे, तो परमिशन मिलती नहीं, तो सब लोग के स्वराज आ गया है गांधी जी ने, और चलो घर चलो। They believed that गांधी राज was coming and everyone would be given land in their own villages. ये डिमांड थी, हर आदमी को अपने यहाँ जमीनें मिलेंगी अपने गांव में। They however never reached there, लेकिन वो कभी भी घर तक पहुंच नहीं पाए। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten.
रेलवे से, स्ट्रीमर से, हर जगह पे जहां भी मिला उनको ठीक से मारा गया। गांधी एक सपने की दुनिया थी कि एकदम आ जाएगा गांधी जी, वो दे देंगे। 1920-21 में मतलब सब लोग लग रहा था कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइंड आउट about other participants in the national movement who were captured and put to death by the British. Can you think of a similar example from the national movement of in Indochina? Chapter 2 में ये कब आया? Find out about participants in the national movement who were captured and put to death by the British. उसके पहले किसी को डेथ नहीं हुई थी जिन्होंने नेशनल मूवमेंट पार्टिसिपेट किया था। बहुत लोगों को हुई थी, कई लोगों को फांसी हो चुकी है नेशनल मूवमेंट में। एक लिस्ट बनाइए, देखिए आप लोग कितने नाम आप लोग को याद है। बाहर से क्या पता पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। हाँ मोबाइल बंद करना पड़ेगा, बस सब मालूम हो जाएगा। खुदीराम बोस से लेकर वहीं सबसे शुरू हो जाता है। अरविंदो घोष के भाई को फांसी हुई थी, न जाने कितने लोग हुए, एक दो हैं। The vision of these movements were not defined by the Congress program. और इन मूवमेंट्स की विजन जो थी वो कांग्रेस प्रोग्राम में नहीं थी। They interpreted the term स्वराज in their own ways. और सबने स्वराज को अपने हिसाब से समझ लिया। हमको याद एक था, हम लोग का एक ड्राइवर था यादव, कुछ रामकृष्ण यादव नाम है उसका। तो 2014 की बात है, तो मोदी जी के आने के ठीक पहले, तो उसने कहा कि अब की किसको वोट दे रहे हो? तो उसने कहा कि अरे मोदी जी को दे रहे हैं। हमने कहा क्यों वोट दे रहे हो मोदी जी को? तो उसने कहा मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। हमने कहा अच्छे दिन से क्या मतलब है तुम्हारा? उसने जो लोग दाल रोटी खाते हैं ना, सब बंद, रोज पूड़ी पनीर खीर इस तरीके की सब चीजें सब लोग रोज खाना शुरू कर देंगे। हर आदमी अपने हिसाब से दिखता है। अच्छे दिन आने वाले थे तो हर अपने हिसाब से सबका था, और बहुत सारी चीजें हुई भी। कोई कह रहा है कि अच्छे दिन आप ही गए। अरे इतना बड़ा काम हो गया आपका। अब आप लोग जय श्री राम तो चिल्ला रहे हैं। They interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. सबको लगा जितनी सफरिंग है, जितनी प्रॉब्लम्स है, सब खत्म हो जाएंगी। गांधी जी के ने बताया सबको सब ठीक होने जा रहा है। यट एक आदमी आया है अफ्रीका में, सब कर दिया है, यहां भी आया है। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation. When they acted in the name of a Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which they went beyond the limits of their immediate locality. तो लेकिन वो लोग जब इसके साथ कर रहे हैं तो एक ऑल इंडिया बेसिस के लिए कर रहे हैं, उसके साथ लिंक हो रहे हैं। असम में बैठे हुए लोग गुजरात से लिंक हो रहे हैं, साबरमती आश्रम से। ये बेटा चौरी चौरा गोरखपुर में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बाजार में जा रहा था, वो एक पुलिस से वायलेंट क्लैश हो गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, पीसफुल एजिटेशन था। और वो सुनने के बाद वहां पे एक पुलिस से वायलेंट क्लैश हुआ। उसके बाद फिर पुलिस वाले भागे। उसके बाद जब भागे तो उसको घेर करके वहां पे उन्होंने आग लगा दी थी और
लोगों की डेथ हो गई पुलिस वालों की। जब ये हो गया था तो गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ये एक गांधी जी के बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स में थे, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरे बहस का विषय है ये। हम लोग मेंस के टाइम पे इस पर जरूर हम लोग एक बातचीत हम लोग करेंगे हम लोग आपसे, और बाकी 10th के बच्चों के लिए अब उतना जरूरी नहीं है। अब ये अगला चैप्टर है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, ये हम लोग फिर करते हैं।